नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन को हम एक नए अंदाज में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आएगा। तो आज इस बुलेटिन में बात होगी राम मंदिर के भूमि पूजन पर चल रही सियासत की, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़ती परेशानी की, जानेंगे सोनिया गांधी ने किस तरह कांग्रेस को फिर दी मजबूती, शिक्षा नीति में बदलाव से क्यों नाराज हैं एनडीए के सहयोगी, अपने ही बैंकों की हिस्सेदारी क्यों बेच रही है मोदी सरकार, और आखिर में बात नेपाल के पीएम ओली की, जिन्होंने अपना ही फैसला पलट दिया है। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में शुरू होगा हेल्थ आईडी सिस्टम, मरीज से लेकर डॉक्टर तक बनवा सकेंगे अपनी डिजिटल आईडी। पीएम मोदी जल्द कर सकते हैं इसकी शुरुआत। रेलवे ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक महीने में बने सबसे ज्यादा लिंक हॉफमैन बुश कोच। रेल कोच फैक्ट्री ने जुलाई महीने में 151 एलएचबी कोच का किया निर्माण। असम में बढ़ाया गया रियायतों का दायरा, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, राज्य में आज से खुले मॉल्स और जिम। बीसीसीआई ने जारी की गाइडलाइंस, 100 पेज का एसओपी किया जारी, ट्रेनिंग से पहले खिलाड़ियों को साइन करना होगा सहमति पत्र। 60 साल से ज्यादा उम्र के कोच ट्रेनिंग में नहीं हो पाएंगे शामिल। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 667 अंक नीचे 36,940 पर हुआ बंद, वहीं निफ्टी 174 अंकों की गिरावट के साथ 10,900 के स्तर पर हुआ बंद। बरसों का इंतजार है, भव्य तैयारियां हैं, हर किसी के जुबां पर केवल राम का नाम है। इस वक्त केवल सभी का ध्यान राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन पर टिका हुआ है। सबसे ज्यादा उत्साह बीजेपी में है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी भी स्वास्थ्य मुसीबत के बावजूद अयोध्या जाने वाले हैं और राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने वाले हैं। पीएम मोदी ही चांदी की ईंट से नींव रखेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमाम दिग्गजों को न्योता दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें ही नहीं बुलाया जा रहा है जिन्होंने रथ यात्रा निकालकर बीजेपी के जीत के रथ को 2 सांसदों से 303 तक पहुंचाया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को न्योता नहीं दिया गया है। सरकार ने इसके पीछे वर्तमान स्वास्थ्य मुसीबत को मुख्य वजह बताया है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है कि आडवाणी और जोशी को इस कार्यक्रम से दूर रखा जा रहा है? शायद नहीं, क्योंकि आडवाणी और जोशी ही केवल 60 साल के पार नहीं है, बल्कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले कई नेताओं की उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है। यहां तक कि खुद पीएम मोदी इस उम्र की सीमा को पार कर चुके हैं। बावजूद इसके वो कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि पीएम मोदी ने महामारी की वजह से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में जाना छोड़ दिया। यहां तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूएन की मीटिंग में शामिल हुए थे। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किन किन कार्यक्रमों से पिछले दिनों दूरी बनाई है। पीएम मोदी ने मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। भारत यूरोपीय संघ यानी कि ईयू शिखर सम्मेलन में भाग लिया। महामारी पर कैबिनेट बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीएम मोदी ने कोलकाता में आईसीएमआर की हाईटेक लैब का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। इन तमाम कार्यक्रमों में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। अब सवाल उठता है कि यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकते हैं, तो फिर राम मंदिर का भूमि पूजन क्यों नहीं हो सकता? इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। धन्यवाद आदित्य। तो राजीव जी, राम मंदिर शिलान्यास को लेकर मोदी सरकार जिस तरह से उत्साहित नजर आ रही है, वो उत्साह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में नजर ही नहीं आ रहा है। उमा भारती ने खुद को इस कार्यक्रम से दूर कर लिया है, जबकि कई वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित तक नहीं किया गया है। लेकिन उम्रदराज पीएम मोदी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने जरूर जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए आदित्य, स्वास्थ्य मुसीबत के इस दौर में हमेशा यही सलाह दी गई है कि घर से अनावश्यक न निकलें, एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठा न हों और जहां तक संभव हो अपनी मीटिंग्स, काम, पढ़ाई सब वर्चुअली करें। जनता ने भी इस सलाह का पालन करने की भरपूर कोशिश की। शादी ब्याह जैसे पारिवारिक कार्यक्रमों में भी गिने चुने लोग इकट्ठा होते हैं और बाकी मेल मिलाप भी लगभग बंद है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है आदित्य कि सरकार अपनी ही सलाह पर अमल नहीं कर रही है। यह सवाल बार बार उठा कि इस वक्त भूमि पूजन करने की हड़बड़ी क्या थी और क्या यह काम बिना तामझाम के और प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बिना नहीं हो सकता था? लेकिन भाजपा ने इसका जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। दरअसल भूमि पूजन तो बहाना है, उसके बहाने मोदी जी की इमेज चमकाना है। चांदी की ईंट से नींव का पत्थर वे रखेंगे तो इतिहास में उनका नाम इसीलिए भी दर्ज होगा कि इस मंदिर की नींव का पहला पत्थर श्रीमान नरेंद्र मोदी ने रखा था। इतिहास में नाम दर्ज करवाने के इस मोह से शायद मोदी जी बच नहीं पाए
पाए, इसीलिए स्वास्थ्य मुसीबत में अपनी उम्र का ख्याल न रखते हुए वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिसमें कम से कम 200 लोग और रहेंगे। वैसे उमा भारती जैसे लोगों ने तो निमंत्रण के बावजूद अयोध्या आने से इनकार कर दिया है। उनके लिए सेहत का बचाव अधिक जरूरी है और राम मंदिर के लिए आंदोलन करने वाले कई दिग्गजों को उम्र का हवाला देते हुए पहले ही किनारे कर दिया गया है। पहले राजनीति में उन्हें हाशिए पर रखा गया और अब भूमि पूजन के वक्त भी। अवसरवाद की राजनीति, इसी का नाम है आदित्य, और इसी के दर्शन अब अयोध्या में भी होंगे। राजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को इंतजार है 5 अगस्त का और देखना है कि इस महामारी के दौर में अयोध्या में और कितनी भव्यता के साथ यह कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा और पीएम मोदी सहित कितने उम्रदराज लोग उपस्थित होते हैं। वैसे एक सियासी जोड़-तोड़ का खेल तो इस वक्त राजस्थान में भी चल रहा है, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी घमासान मचा है। इस तकरार से गहलोत सरकार संकट में आ गई है, लेकिन अशोक गहलोत इस मुसीबत से बचने का तरीका जानते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है जिससे जनता को अपने करीब लाया जा सकता है। क्या है अशोक गहलोत का प्लान, आइए जानते हैं। दरअसल गहलोत सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में भाग लेने वाले अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी के अभ्यर्थियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा में कोटा को 1% से बढ़ाकर 5% करने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को कैबिनेट के जरिए मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राजस्थान में गुर्जर, बंजारा, गड़रिया, कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लाभ उठा सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत अब जनता को लुभाने में जुटे हैं। वो इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि राजनीतिक लड़ाई में केवल साथ जनता ही देती है, इसलिए उन्होंने कहा अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से संशोधन की इच्छा जाहिर कर रहे थे। अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इस संशोधन के जरिए राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। सीएम अशोक गहलोत ने यह फैसला लेकर सीधा अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की है। अगर इस गुट का साथ मिल जाए तो पायलट भी अपने तेवर बुलंद नहीं कर पाएंगे और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। अब देखना होगा कि गहलोत आरक्षण से राजस्थान करंट जीत पाते हैं या नहीं। वैसे तो अब अगले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। इससे पहले दल बदल का खेल शुरू होने लगा है, जिसमें बीजेपी बुरी तरह से मात खा सकती है। जी हां, ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी की राह पर चलकर उनके खिलाफ रणनीति तैयार कर ली है, जिससे बीजेपी की राजनीतिक जमीन हिल सकती है। तो अब आपको बताते हैं कि कितने नेता बीजेपी का कमल छोड़ सकते हैं। बीजेपी के 21 नेता टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इनमें 4 सांसद, 1 विधायक और 16 पार्षद शामिल हैं। इनमें से अधिकतर टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे, अब ये घर वापसी की योजना बना रहे हैं। एक बीजेपी सांसद जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, वे पश्चिम बंगाल से बताए जा रहे हैं। वो भी पिछले 3 महीनों से दिल्ली में टीएमसी नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं। बीजेपी नेता टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये नेता बीजेपी क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्या वजह है कि इनका बीजेपी से मोह भंग हो चुका है? तो अब आपको बताते हैं वो वजह जिसके कारण नेताओं ने मन बदल लिया है। बीजेपी नेताओं की टीएमसी में शामिल होने की वजह मुकुल रॉय और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के बीच तनातनी है। दरअसल इसी साल दिलीप घोष को पार्टी ने दोबारा अध्यक्ष बनाया, जिससे टीएमसी से बीजेपी में आए मुकुल रॉय और उनके समर्थक नाराज थे। उनके बीजेपी छोड़ने की भी चर्चा थी, इसीलिए कहा जा रहा है कि वो बीजेपी को छोड़कर फिर से टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। तो अगर चुनाव से पहले ये बीजेपी के इतने नेता टीएमसी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी की परेशानी बढ़ना लाजमी है। यहां तक कि ममता के गढ़ में धाक जमाने का मौका भी बीजेपी के हाथों से निकल जाएगा। यानी साफ है कि ममता के सामने मोदी का दहाड़ना बेकार हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी का हाल बेहाल होने वाला है। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब जब बीजेपी दूसरों की पार्टी तोड़ती है तो जाहिर है कि कभी ना कभी तो खुद भी बिखरेगी। लेकिन अगर बीजेपी इसी तरह कांग्रेस पर नजर डाले तो पार्टी एकजुट होती नजर आ रही है। सोनिया गांधी की सलाह से कांग्रेस में सुलह हो गई है। जो नेता तजुर्बे पर सवाल उठा रहे थे वो अब तारीफों के पुल बांध रहे हैं। दरअसल पूर्व की मनमोहन सरकार पर सवाल उठाने वाले राजीव सातो ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया है। उन्होंने यूपीए 2 की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीति यूपीए 2 एक अच्छी सरकार थी। यूपीए 2 की सफलता तब और प्रबल हो जाती है जब हम इसकी तुलना मोदी सरकार से करते हैं। हमें सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी और राहुल जी के नेतृत्व में साथ मिलकर खड़े होने की जरूरत है। कांग्रेस नेता सातो ने कहा, पार्टी में आत्मनिरीक्षण की बहस में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम खींचने की दुर्भावनापूर्ण कोशिशें निंदनीय है। हमारी पार्टी एकजुट है, कहीं कोई कमी नहीं है। यहां आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यह बदलाव आया कैसे यह परिवर्तन की बयार बहती चली गई। दरअसल सातो ने पार्टी के राज्यसभा सदस्यों की बैठक में यूपीए सरकार के दौरान पार्टी के शासनकाल पर आत्मनिरीक्षण करने की बात कही थी, जिसके बाद वो वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर आ गए थे। इस मीटिंग में ही सोनिया गांधी ने एकजुटता का संदेश दिया था।
यहां आपको बता दें कि कांग्रेस में जब जब बगावती सुर उठे हैं, तब तब सोनिया ने ही अपने अंदाज में सुरों को शांत करवाया है। अब राजीव सातव ने तो अपना रुख बदल लिया है, जिससे बीजेपी को पार्टी पर सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन विपक्ष तो सरकार के खिलाफ जमकर बोल ही रहा है। इसकी वजह नई शिक्षा नीति है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दर्दनाक और दुखदाई बताया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 3 भाषा का फॉर्मूला लागू नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति को अपने राज्य में लागू नहीं करने का ऐलान किया है। उन्होंने पीएम मोदी से इस पर दोबारा विचार करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि इसे राज्यों को अपने नीतियों के अनुसार लागू करने की अनुमति दी जाए। हालांकि नई शिक्षा नीति में 3 भाषा के फॉर्मूले के अनुसार यह राज्यों पर निर्भर करेगा कि भाषा क्या होगी। लेकिन तमिलनाडु में राजनीतिक दल इसे हिंदी को थोपने के केंद्र द्वारा किए जा रहे प्रयास के रूप में देख रहे हैं। यहां आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया है, बल्कि कांग्रेस समेत द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर यह नीति लागू की गई तो 1 दशक में शिक्षा सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट कर रह जाएगी। सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक को भी इसका विरोध करना चाहिए। अब सत्तारूढ़ पार्टी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठा दी है, जिससे साफ जाहिर है कि सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव के स्तर को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि सियासत को बढ़ावा देने के लिए किया है। अब देखना होगा कि इस विरोध के बाद सरकार अपने कदम पीछे खींचती है या नहीं। वैसे इस वक्त सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से कदम जरूर पीछे खींच लिए हैं। केंद्र की मोदी सरकार अगले 1 साल में देश के 6 बड़े बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को 51% तक लाने की तैयारी में है। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया को इसके लिए चुना गया है। इससे पहले जुलाई में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकार 6 बैंकों के निजीकरण की तैयारी में है। इनमें बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सरकार यह कदम क्यों उठा रही है? इससे जनता का कितना फायदा होगा? क्या इसकी वजह कुछ और भी है? तो हम आपको अपने विश्लेषण में बताते हैं कि सरकार हिस्सेदारी छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है। दरअसल विनिवेश की प्रक्रिया को तेजी से अंजाम देने में जुटी मोदी सरकार का यह अहम कदम हो सकता है। 6 बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने से केंद्र सरकार को 43,000 करोड़ रुपए की रकम मिल सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक इन बैंकों की बड़ी हिस्सेदारी सरकार बेचने की तैयारी में है। ऐसा करने पर यह बैंक निजी हाथों में चले जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार देश में सिर्फ 4 या 5 सरकारी बैंक बनाए रखने के मूड में है। हालांकि इन रिपोर्ट्स को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से साफ है कि अपना खजाना भरने के लिए सरकार बैंकों को बहाना बना रही है। इस बुलेटिन में अब भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी सारी बातें हो गई, लेकिन अब आखिर में बात हम करेंगे भारत के पड़ोसी देश नेपाल की, जो पिछले काफी वक्त से हमें आंख दिखा रहा है, लेकिन अब उसके तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले महीने बैन किए गए भारतीय न्यूज चैनलों को नेपाल में फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। इस पूरे मामले पर नेपाल में डिश होम के मैनेजिंग डायरेक्टर सुदीप आचार्य ने बताया कि हाल ही में बैन किए गए सभी भारतीय न्यूज चैनलों को फिर से दिखाए जाने की अनुमति मिल गई है। नेपाल शुरुआत से ही हमारा करीबी रहा है, लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आते ही नेपाल दूर होता जा रहा है। नेपाल ने 9 जुलाई को दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेपाल ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भारतीय न्यूज चैनल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाल में चीनी राजदूत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ने बताया था कि इसी के मद्देनजर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने नेपाल में भारतीय न्यूज चैनलों को ब्रॉडकास्ट न करने का फैसला किया था। हालांकि केपी शर्मा ओली के इस फैसले के बाद बिहार नेपाल सीमा के आसपास के सीमांचल इलाकों में लोगों में काफी गुस्सा देखा गया था। लेकिन अब केपी शर्मा ओली ने अपने ही फैसले को पलटते हुए एक बार फिर भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आपको बुलेटिन का नया अवतार कैसा लगा? आप इसमें क्या बदलाव चाहते हैं? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।